नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल पर। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब थोड़े समय में शुरू हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ। इनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। शुरू करेंगे, 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के अंदर, आप जानते हैं जीडी के पेपर में। पहला क्वेश्चन है कि स्पॉट द एरर। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है ही स्पोक पैशनेटली अबाउट हिज फेवरेट बुक, आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स क्लियर एंड इंगेजिंग एवरीवन इन ए लाइवली डिस्कशन अबाउट इट्स थीम्स। ये सेंटेंस है हमारा। कह रहा है कि उसने बहुत ही जुनूनी तरीके से बात करी अपनी फेवरेट पुस्तक के बारे में। आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स क्लियर। अब यहाँ पर एक वर्ड है आर्टिकुलेट, इसका मीनिंग आप थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो आपको मदद करेगा। अच्छा वर्ड है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है वर्ब के तौर पे अगर देखा जाए तो अपनी बातों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करना, दैट इज़ नोन एज आर्टिकुलेट। और आर्टिकुलेट को अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है गुड ऑरेटर, अच्छा वक्ता जो होता है उसके लिए आर्टिकुलेट वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो कह रहा है कि उसने बहुत ही खूबसूरत जुनूनी तरीके से बात करी अपनी फेवरेट पुस्तक के बारे में, आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स क्लियर, और अपने जो विचार हैं उनको बहुत ही सफाई से साफ तरीके से पेश किया। अब देखिए आर्टिकुलेटिंग, आर्टिकुलेट वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म आपको यहाँ पर नजर आ रहा है V4, जिसको हम लोग V1 प्लस आईएनजी बोलते हैं। हम लोग जब भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो एडवर्ब चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आता है कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो शब्द होता है, यानी क्रिया की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है, वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ आर्टिकुलेट को क्वालिफाई करने के लिए आपने क्लियर का यूज़ किया है। क्लियर जो है ये तो एडजेक्टिव है। क्लियर का मतलब साफ होता है, क्लियर का मतलब सुस्पष्ट भी होता है। तो यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए। एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। तो हमें यहाँ पर एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली का यूज़ करेंगे कि आर्टिकुलेटिंग हिज थॉट्स क्लियरली, कि उसने अपने जो विचार हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियरली जो है वो प्रेजेंट किया और इंगेज किया एवरीवन, और जितने भी श्रोता थे, सुनने वाले जो थे, ऑडियंस थी, उनको इंगेज किया, मतलब आप अपने साथ कनेक्ट किया एक लाइवली डिस्कशन में। लाइवली डिस्कशन मतलब ऐसा डिस्कशन जो बहुत ही एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, अबाउट इट्स थीम्स, उसकी थीम्स को लेकर के। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? तो सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। अब देखिए ऑप्शंस को थोड़ा चेक करिए, आजकल इस तरीके से एग्जाम में आता है। अब फर्स्ट जो है वो सी, सेकंड डी बता रहा है, थर्ड ए और फोर्थ बी। तो फोर्थ हमारा आंसर होगा, क्योंकि पार्ट बी में जो है यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो कई बार हो सकता है ठीक करने के बाद आप यहाँ पर मार्किंग गड़बड़ कर दें, तो इस चीज़ का एग्जाम में ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। ग्रे डैश इज नो साइन, श्योर साइन ऑफ अटेनिंग विजडम। अक्सर लोग बोलते हैं क्या कि ये मेरे बाल जो है ना धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अगर किसी के बाल जो है ग्रे हैं, मतलब सफ़ेद हैं, तो वो कोई निश्चित साइन नहीं है कि भाई सामने वाले को विजडम है, सामने वाले में बुद्धि है या कोई नॉलेज है। कई बार जो है वो बाल धूप में ही सफ़ेद हुए हैं या उम्र के साथ सफ़ेद हुए हैं, कोई उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ग्रे के बाद में कौन सा वर्ड ठीक रहेगा? एयर जो है इसका मतलब होता है वंशज, उत्तराधिकारी। ठीक है, एयर हवा, वायु। ये जो हेयर है इसका मतलब होता है खरगोश। खरगोश के जैसा एक जानवर होता है, खरगोश से थोड़ा बड़ा होता है, मतलब कान की साइज खरगोश से बड़ी, पैरों की साइज खरगोश से बड़ी, हेयर बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन फोर्थ हेयर बनेगा। इस हेयर का मतलब होता है बाल। तो यहाँ पर होगा ग्रे हेयर। भी सफेद बाल जो है वो कोई बुद्धि का प्रतीक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, द डॉग रैन डैश द गार्डन चेजिंग द कैट। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग यहाँ फंस सकते हैं। कह रहा है कि जो डॉग है, कुत्ता जो है, रैन दौड़ा, डैश द गार्डन चेजिंग द कैट, बिल्ली का पीछा करते हुए जो है गार्डन के अंदर दौड़ रहा था। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एट। देखिए एट जो है ये फिक्स टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक ओर से दूसरी ओर मूवमेंट बताने के लिए एट का इस्तेमाल करना मुश्किल है। ऑन जो है ये वर्टिकल पोजीशन आपको बताता है, स्टेबल पोजीशन आपको बताता है। ठीक है,
लंबवत स्थिति आपको बताता है ये ऑन, और ये मेनली स्टेबल पोजीशन के लिए आता है, मूवमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। बिटवीन जो है ये जब भी हम लोग दो वस्तुओं के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन शो करना चाहते हैं, कोई कनेक्शन शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। दो से ज़्यादा की जब बात करते हैं तो बिटवीन का काउंटर पार्ट अमंग यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर जो बचा वो है अक्रॉस। जब भी हम लोग एंड्स के बीच में, दो सिरों के बीच में मूवमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो गार्डन के अंदर एक कोने से दूसरे कोने की ओर या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर कुत्ता भाग रहा था बिल्ली का पीछा करते हुए, तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर जो है अक्रॉस होगा। फोर्थ आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया है एक और। कह रहा है इट इज ए सिन अगेंस्ट गॉड। सिन का मतलब होता है पाप, और यहाँ से एक और वर्ड अक्सर एग्जाम्स में देखा जाता है, सिनर। तो सिनर का मतलब होता है पापी। तो कह रहा है इट इज अ सिन अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू डैश प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। कह रहा है ईश्वर और मानवता के प्रति ये एक बहुत बड़ा पाप है। क्या करना पाप है? टू डैश प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा स्थलों पर डैश करना। क्या करना जो है वो ईश्वर और मानवता के खिलाफ है? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। देखिए यहाँ पर वॉडेस्ट अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद हमें वर्ब चाहिए। हम लोग जानते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो मॉडेस्ट आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मॉडेस्ट एडजेक्टिव है, टू के बाद वर्ब चाहिए। डेसिक्रेट का मतलब होता है कि किसी भी रिलीजियस या सेक्रेड यानी पवित्र स्थल के बारे में उल्टा सीधा बोलना। टू डिसरेस्पेक्ट रिलीजियस प्लेसेस, टू डिसरेस्पेक्ट रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थलों का अपमान करना। डिसअप्रूव, अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति देना, किसी चीज पे सहमत होना। डिसअप्रूव का मतलब होता है किसी चीज के प्रति असहमति प्रकट करना। और अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। अगेन ये एक एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब दो है, डेसिक्रेट और डिसअप्रूव। तो यहाँ पर डेसिक्रेट बिल्कुल ठीक है कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई ये पाप है अगर आप ईश्वर या मानवता के विरुद्ध जो है गलत बात कर रहे हो, या ईश्वर जैसे जहाँ पे धार्मिक स्थल है उनके बारे में डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज अ सिन अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू डेसिक्रेट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। एक वन वर्ड है जो एसएससी में बहुत पॉपुलर है, ईश्वर से अगर रिलेट करें तो कई बार पूछा गया है। ब्लेसफेमी कई बार पूछा गया है। ईश निंदा बोलते हैं, ईश्वर के बारे में बुरा भला बोलना या धार्मिक स्थलों के बारे में बुरा भला बोलना। आगे बढ़ते हैं, अगला फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है द टीचर गेव द स्टूडेंट्स डैश इंस्ट्रक्शंस बिफोर द एग्जाम। जो शिक्षक है उसने विद्यार्थियों को डैश इंस्ट्रक्शंस दिए, किससे पहले? परीक्षा से पहले। तो यहाँ एडजेक्टिव चाहिए अपने को, इंस्ट्रक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कोलोकेशन का क्वेश्चन है। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? कोलोकेशन का मतलब होता है कि शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है। लैंग्वेज के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है वो ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर मीनिंग जो है वो यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ए हार्ड फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब होता है बर्फ जो कहीं पर जमी हुई है, गिरी हुई है। तो अब हार्ड का मतलब कठोर या सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब भी कठोर या सख्त होता है। लेकिन हम लोग कभी भी ए स्ट्रॉन्ग फ्रॉस्ट नहीं बोल सकते, हमें हमेशा क्या बोलना पड़ेगा? ए हार्ड फ्रॉस्ट ही बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार से द टीचर गेव द स्टूडेंट्स केयरफुल इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा, ग्रेट इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा। केयरफुल का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, ग्रेट का मतलब होता है महान, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। इंस्ट्रक्शंस हमेशा क्या होंगे? क्लियर होंगे। तो ये कोलोकेशन बनता है क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल ठीक है। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिफोर द एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। एरोगेंट। देखिए एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी।
कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अपने गुणों पर या किसी भी चीज़ को लेकर घमंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोगेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है क्रीपी, एंटोनिम हमें बताना है विलोम शब्द। देखिए क्रीपी का मतलब होता है समथिंग व्हिच मेक्स यू फ्राइटेंड, समथिंग दैट मेक्स यू फ्राइटेंड। कोई ऐसी चीज़ जो आपको डरा दे या भयभीत कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपी। क्लमज़ी का मतलब होता है बेढंगा, क्लमज़ी का मतलब होता है बेढंगा। नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, कोई ऐसी चीज़ जो सही तरीके से सुव्यवस्थित नहीं है, उसको हम लोग क्लमज़ी बोल सकते हैं, बेढंगा हिंदी में बोलते हैं। एवरेज का मतलब आप जानते ही हैं औसत, और हम्बल का मतलब होता है विनम्र। इसके लिए एक और वर्ड है पोलाइट। तो घमंडी का अपोजिट हो जाएगा पोलाइट या हम्बल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा गया था, विलोम शब्द पूछा गया था। आगे चलते हैं, अगला सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची, सेम मीनिंग वर्ड, समानार्थी। वर्ड है ब्रॉड, एडजेक्टिव है। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सकड़ा। तो वो तो एंटोनिम है, हमें पूछना है सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वर्ड बताना है। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष या विशिष्ट। वाइड का मतलब भी क्या होता है? चौड़ा, अगेन एडजेक्टिव है। एग्जैक्ट का मतलब होता है एज इट इज, बिल्कुल, कट टू कट, एक्यूरेट, सटीक। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। तो सिनोनिम पूछा है तो बिना किसी टेंशन के थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईडियम आ गया है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अनैतिक व्यक्ति, अनैतिक, या हम लोग बोल सकते हैं चरित्रहीन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीपल दैट इज परफेक्ट इन एवरी वे। दो लोगों का कॉम्बिनेशन जो हर तरीके से परफेक्ट है, ये नहीं होगा। ए चाइल्ड ऑफ ए सेलिब्रिटी और अ फेमस पर्सन, किसी बहुविख्यात व्यक्तित्व का बेटा या बेटी, तो ऐसा भी नहीं है। तीसरा, अ पर्सन हु इज डिसरिगार्डेड एज लैकिंग कैरेक्टर और मोरालिटी, बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जिसमें मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो अनैतिक या चरित्रहीन बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट डैश विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। कह रहा है हम लोग जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे स्वयं से, बिना किसी बाहरी मदद के। तो जब भी इस तरीके का मीनिंग आए, ध्यान रखिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं से या फिर अपने आप से, इस तरीके का मीनिंग जब भी हम लोग कन्वे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? देखिए, इनके लिए हमेशा जब भी आपको इस तरीके का मीनिंग कन्वे करना हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लैंग्वेज में वो होते हैं जिनके अंदर आपको सफिक्स में सेल्फ या सेल्स लगा हुआ मिलता है। सिंगुलर में सेल्फ होता है, प्लूरल में सेल्स होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो वी सब्जेक्ट है, उसका जो पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, वो क्या बनेगा? आर जेल्स बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा कि वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट आर जेल्स विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। स्वयं से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे बिना किसी बाहरी मदद के। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम विलोम शब्द हमें बताना है किसका? फ्लॉन्ट का। देखिए फ्लॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज का दिखावा करना, किसी चीज का दिखावा करना। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं टू शो ऑफ। क्या बोल सकते हैं? टू शो ऑफ, शो ऑफ करना। ठीक है। अब परेड आप जानते ही हैं, ठीक है, कदम ताल मिलाना। अभी अभी 26 जनवरी करिए, आपने देखा होगा टीवी पर परेड करते हैं सिपाही। हाइड का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। और वाइड का मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉड का सिनोनिम अभी अभी पढ़ा। ओपन का मतलब होता है खुला। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, हाइड जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला। अब यहां पर हमें सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर गलत स्पेलिंग लिखी हुई है,
ये आइडेंटिफाई करना है। पहला कह रहा है द फिल्म वाज प्रेज्ड फॉर इट्स स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी। फिल्म की प्रशंसा की गई थी उसकी शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए। तो यहाँ पर किसी भी स्पेलिंग में जो है गड़बड़ मुझे नजर नहीं आ रही, तो ये ठीक है। सेकंड कह रहा है द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग्स एट द कॉन्फ्रेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई स्पेलिंग गलत नहीं है। कह रहा है द स्टूडेंट्स रोट एन इंटरेस्टिंग ऐसे, अब ये देखिए यहाँ पर ऐसे की स्पेलिंग गलत हो गई। ऐसे की करेक्ट स्पेलिंग होती है ESSAY, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको निबंध। अगला है द बेकरी मेक्स डिलीशियस पेस्ट्रीज एवरी डे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमसे पूछा था वो सेंटेंस जिसके अंदर स्पेलिंग गलत है, तो थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो है ये भी सोच सकते हैं पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट। देखिए मैं आपको पेपर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जीडी का जो स्टैंडर्ड्स है, जबरदस्ती माहौल बनाने के लिए मैं आपको टफ क्वेश्चंस करवा दूँ, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए, ये काम मुझे पसंद नहीं है। तो जो एक्चुअल पेपर की अपन बोल सकते हैं औकात है एसएससी जीडी की इंग्लिश के स्टैंडर्ड की, वो ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 19-20 हो सकता है ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन कर भी लेंगे उस पेपर का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर है। एक और ईडियम हमें आइडेंटिफाई करना है। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग शी कैन रियली थिंक क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली टू क्रिएट यूनिक डिशेज दैट सरप्राइज एवरीवन। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन पार्ट है, थिंक क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली, कि भी आपकी सोच जो है वो परंपरागत तौर से अलग है, कुछ डिफरेंट है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोई ईडियम है क्या इसके लिए? तो बिल्कुल है इसके लिए। आउटसाइड द वायर है क्या? नहीं। आउटसाइड द कैनवस है क्या? नहीं। आउटसाइड द बॉक्स है क्या? जी बिल्कुल है, ये करेक्ट है। टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, इस मुहावरे का मतलब है कि आप अनकन्वेंशनल तरीके से सोच रहे हैं, यू थिंक डिफरेंट, और आपकी जो थिंकिंग है उसमें क्या है, क्रिएटिव, कुछ अलग हटके आपकी सोच है। तो टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ईडियम आपका यहाँ पर आंसर होगा, जिसका अर्थ होता है कुछ अलग हटके सोचना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एंटोनिम जो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। कह रहा है द वाइड स्प्रेड डैश डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रेटन्स द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक एंड द एयर वी ब्रीथ। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन जो शब्द है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सहयोग या सहायता। चॉइस आप जानते ही हैं कि आपके पास किसी चीज को लेकर के चुनने की जो है व्यवस्था है। क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। कंडीशन को और क्या बोल सकते हैं, परिस्थिति भी बोल सकते हैं, स्थिति या परिस्थिति। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश, तो विनाश का अपोजिट क्या हो जाएगा, निर्माण। विनाश का अपोजिट क्या हो जाएगा, निर्माण। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल ठीक होगा, क्रिएशन। आगे देखते हैं, स्पॉट द एरर, एक और सेंटेंस आगे है, इसमें हमें ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कहाँ गड़बड़ है। कह रहा है अलका हैड बीन राइटिंग टू हर बॉस until she realizes that he was not interested in resolving her issues, कि अलका जो है वो लगातार अपने बॉस को पत्र लिख रही थी, लेटर्स लिख रही थी, ईमेल्स लिख रही थी, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसका जो बॉस है उसकी कोई रुचि नहीं है उसके मुद्दों को या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब दोस्तों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हैड बीन राइटिंग, तो यह स्ट्रक्चर हैड बीन राइटिंग कौन सा स्ट्रक्चर है? तो आप कहेंगे कि सर ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात चल रही है, बात मतलब पास्ट में चल रही है। आगे देखिए अंटिल शी रियलाइजेज, अब ये जो रियलाइजेज है ये आपको यहाँ पर कौन से टेंस का इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रेजेंट सिंपल का इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसे, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगता है तो कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट सिंपल को। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आगे प्रेजेंट में कैसे जंप कर जाएंगे, बात पास्ट में ही चलेगी। मतलब आपको यहाँ पास्ट सिंपल का यूज करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म का।
तो यहाँ रियलाइजेज की जगह क्या होगा, रियलाइज्ड। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा कि अलका हैड बीन राइटिंग टू हर बॉस अंटिल शी रियलाइज्ड, कि अलका जो अपने बॉस को लगातार लिख रही थी जब तक कि उसे ये एहसास हुआ कि भी उसका जो बॉस है वो उसके मुद्दों या उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जब उसको पता चल गया कि भाई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तब तक ही वो लिखती रही, उसके बाद में उसने कोई पत्र वत्र नहीं लिखा। तो यहाँ टेंस का प्रॉब्लम था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, तो आगे भी आपको पास्ट ही रखना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल में आप बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट थर्ड जो है यहाँ पे एरर हो गया। अगला देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, हमें वो स्पेलिंग बतानी है जो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है द स्टूडेंट्स हैड टू राइट एन एसे फॉर देयर असाइनमेंट। ये अंडरलाइन जो स्पेलिंग है ये कहाँ पर ठीक लिखी हुई है वो आपको बताना है। देखिए असाइनमेंट की स्पेलिंग होती है ASSIGNMENT। असाइनमेंट का मतलब होता है टास्क या वर्क। तो ये देखिए कहाँ पर स्पेलिंग है, ASSIGNMANT नहीं, ई नहीं होगा, ए होता है, ए इसमें सिंगल एस है, ASSIGNMENT। तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अब आप सब जानते हैं कि एक क्लोज टेस्ट हमारे एग्जाम में आता है, 5 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इसको पूरा रीड आउट करेंगे और किस चीज़ से ये रिलेट कर रहा है, कहानी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस यूज करते हैं। पहला कह रहा है देयर इज ए डैश सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजीली थ्रू द नाइट। ये कहानी है कि भाई ऑथर कह रहा है कि एक बहुत ही जबरदस्त तरीके की स्वतंत्रता महसूस होती है जब आप किसी ट्रेन के डिब्बे में अकेले हैं, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजीली, जो बहुत ही जिसमें शोर, भाई आपको पता है जब ट्रेन चलती है तो डिब्बा जो है वो हिलता है, शोर करता है। तो कह रहा है जॉल्टिंग नॉइजीली, जिसके अंदर काफी शोर है, जो हिल डुल रहा है थ्रू द नाइट। और ऑथर जो है उसने रात्रि का सीन बयां किया है कि रात को जो है ट्रेन के डिब्बे में आप अकेले सफर कर रहे हैं, डिब्बा हिल रहा है, तो वो उस डिब्बे में जब आप बैठे हैं अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो वो जो स्वतंत्रता का एहसास है वो बड़ा ही सुखद है। आगे कह रहा है इट इज लिबर्टी अनरिस्ट्रेन्ड इन ए वेरी डैश फॉर्म। और ये जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी का अगेन मीनिंग होता है फ्रीडम, और ये जो फ्रीडम आपके पास है अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब अनकंट्रोल्ड, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इन ए वेरी डैश फॉर्म। और ये जो आज़ादी है ये ऐसी आज़ादी है कि जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जिस पर किसी का कोई लगाम नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं या जो चीज आप करने की इच्छा रखते हैं। यू कैन टॉक टू डैश एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू, आप चाहें उतनी तेज आवाज में बात कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust dash fear of a counter stroke। अब यहाँ पर ऑथर जो है उसने एक काल्पनिक पात्र, इमेजिनरी कैरेक्टर जोन्स को इंट्रोड्यूस किया है। लेखक की कल्पनाओं में है जोन्स, यहाँ पर आप अपनी कल्पनाओं में राहुल को भी ले सकते हैं, राजीव को ले सकते हैं। तो ऑथर ऐसा इमेजिन कर रहा है, काल्पनिक जो है परिवेश में बात कर रहा है कि आप जो है किसी जोन्स नाम के व्यक्ति से कल्पनाओं में कोई आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, और आप उसको धूल चटाकर मतलब पटकनी देकर, एक तरीके से कुश्ती का वर्णन ले रहा है ऑथर कि आपने उसको, जैसे जोन्स नाम का कोई व्यक्ति है उसको आपने कुश्ती में जो है चारों खाने चित कर दिया, पटकनी दे दी, धूल चटा दी, डैश फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, और आपको पलटवार का भय भी नहीं है। काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है पलटवार, क्यों? क्योंकि कल्पना के अंदर है, ठीक है, और आप खुद ही जो है उसको हरा रहे हैं और वो आप पे पलटवार भी नहीं कर रहा है। ये सब इमेजिनेशन में चल रहा है ऑथर के। आगे कह रहा है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं, सर नीचे पैर ऊपर, आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल स्ट्रोक डैश प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस,
आप जो है गा सकते हो, नाच सकते हो, ठीक है, आप जो है गोल्फ का स्ट्रोक मार सकते हो, और क्या कर सकते हो, प्ले मार्बल्स, फ्लोर पे कंचे खेल सकते हो विदाउट लेट और हिंड्रेंस। आपको कोई बाधा नहीं है, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। तो ये एक सीन ऑथर ने बयान किया है कि ट्रेन के डिब्बे में वो अकेला जो है यात्रा कर रहा है और इस तरीके की आज़ादी वो इंजॉय कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज अ डैश सेंस ऑफ फ्रीडम। किस प्रकार का फ्रीडम है? प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुखद होता है। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग, नीरस या उबाऊ। बेलफुल का भी मतलब क्या होता है? बोरिंग, नीरस या उबाऊ। कॉन्टेम्प्चुअस का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, अपमानजनक, तिरस्कार पूर्ण। तो यहां पर देर इज अ डैश सेंस ऑफ फ्रीडम। तो पूरा जो पैसेज हमने पढ़ा तो उसमें एक पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है। तो कैसी फ्रीडम थी ऑथर के लिए ये? तो इट वाज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। ऑथर के लिए एक सुखद स्वतंत्रता थी। आगे देखिए अगला, सेकंड ऑप्शन के अंदर प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजीली थ्रू द नाइट, इट इज लिबर्टी अनस्ट्रेन्ड इन अ वेरी डैश फॉर्म। कैसे फॉर्म की है ये लिबर्टी? मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है पथेटिक, हिंदी में बोलते हैं दयनीय। एग्रीएबल मतलब जो चीज आप, जिस पर आप सहमत हैं, जो आपको सुख दे। ह्यूमर का मतलब होता है मजाक। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा, हेट, वर्ब है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म है डिटेस्टेबल यानी घृणित, कोई ऐसी चीज जिससे आपको नफरत है, हेट है। तो इट इज अ लिबर्टी अनस्टेन्ड इन अ वेरी डैश फॉर्म। किस प्रकार की फॉर्म में है ये लिबर्टी? मिजरेबल फॉर्म में है, एग्रीएबल फॉर्म में है, ह्यूमर में है, डिटेस्टेबल में। तो एग्रीएबल फॉर्म में है, जिसके अंदर आप अपने सारे चीज़ों से, अपनी सारी इमेजिनेशन से, सारी एक्टिविटीज से एग्री कर रहे हैं, उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये फ्रीडम है जो सिंक्रोनाइज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन टॉक टू डैश। टॉक टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटी। तो आप किससे बात करेंगे? अपने आप से, आरजेल से, हरसेल्फ से, हिमसेल्फ से। तो आप भाई डब्बे के अंदर अकेले हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने आप से ही बात करेंगे। आप अपने आप से बात करेंगे यानी आपको यू के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगानी है। तो यू के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगेगी? योरसेल्फ। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हैं जितनी जोर से आप करना चाहें। आगे, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रिफेंटली इन द डस्ट डैश फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। आप धूल चटा सकते हैं जॉन्स नामक काल्पनिक पात्र को, और आपको पलटवार का भी भय नहीं है। तो इन द डस्ट, इन फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक के भय में, विथ फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, पलटवार के भय के साथ, फॉर फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, पलटवार के भय के लिए, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। तो बिल्कुल विदाउट होगा कि आप काल्पनिक पात्र से लड़ाई कर रहे हैं तो आपको पलटवार का भय नहीं है। तो यू कैन रोल हिम इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, ये हो जाएगा। आगे देखिए, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल स्ट्रोक डैश प्ले मार्बल्स। अब ऑथर आपको यहाँ पे चॉइस दे रहा है क्या, कि आप डांस कर सकते हो, गा सकते हो, आप गोल्फ स्ट्रोक प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, और आप मार्बल्स खेल सकते हो। तो चॉइस बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? और का। तो इसलिए थर्ड बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये रीजन बताता है, तो हमें यहाँ रीजन नहीं बताना, चॉइस की बात हो रही है, ठीक है। बट ये आपको कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन बताता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, चॉइस दे रहे हैं। यट अभी तक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये काम अभी तक नहीं हुआ है, एडवर्ब फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ सबसे सटीक था और, कि भी चॉइस है, आप क्या कर सकते हो। देखिए यहाँ पर और लगा भी हुआ है, गाना गा सकते हो, नाच सकते हो, या क्या कर सकते हो, गोल्फ स्ट्रोक कर सकते हो,
और प्ले मार्बल्स या मार्बल्स खेल सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये जीडी का एक प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट आप बोल सकते हैं, ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ जा कर के जुड़ सकते हैं। जो भी क्लासेस होती है चैनल पे, उन सब की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे चैनल से इंग्लिश सीखने के लिए। मिलेंगे अगले सेशन में। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।